गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल वाइवा के क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक के साथ में। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज मीन बाय एलवीपी एंड एसवीपी। एलवीपी और एसवीपी का फुल फॉर्म पूछा जाता है। कई बार वाइवा में एक्सटर्नल क्वेश्चंस पूछते हैं कि एलवीपी का फुल फॉर्म क्या है, तो उसका मतलब होता है लार्ज वॉल्यूम पैरेंटल्स। जो भी सलाइन सॉल्यूशंस वगैरह होते हैं वो लार्ज वॉल्यूम पैरेंटल्स है। एसवीपी मतलब होता है स्मॉल वॉल्यूम पैरेंटल्स। जितने भी विटामिन के इंजेक्शन, एंटीबायोटिक के इंजेक्शन लेते हैं वो एसवीपी के कैटेगरी में आते हैं, जिसमें से मल्टी डोजेज बनाकर डॉक्टर्स इंजेक्शन देते हैं। State two forms of dextrose. Which form is suitable for preparation of IV infusion and why? डेक्सट्रोज के दो फॉर्म अवेलेबल हैं, अनहाइड्रस एंड मोनोहाइड्रस, जिसमें अनहाइड्रस को सबसे ज़्यादा प्योर माना गया है और मोनोहाइड्रस जो रहता है वो थोड़ा कम इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अनहाइड्रस जो है वो प्योर फॉर्म होने के से ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ये भी एक IV इन्फ्यूजन का टाइप है। Why antimicrobial are not added in single dose container? Give two examples of antimicrobial agents. एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स जो रहते हैं वो लार्ज वॉल्यूम पैरेंटल्स में नहीं ऐड किए जाते हैं, क्योंकि ये पूरे एक ही टाइम में यूज़ किए जाते हैं। सिंगल डोज कंटेनर एक ही बार यूज़ करना है। सलाइन सॉल्यूशन कभी भी थोड़ा सा देकर फिर रोक कर नहीं दिया जाता है। वो जितना एक सिंगल कंटेनर होता है, सिंगल डोज पूरा का पूरा एक बार में ही दिया जाता है। इस वजह से वो एक बार जब ओपन होगा तो पूरा का पूरा यूज़ होगा। इसी वजह से उसमें कोई भी एंटीमाइक्रोबियल एजेंट ऐड नहीं किया जाता है। जैसे सोडियम मेटाक्रिसॉल वगैरह जो होते हैं, ये फिनाइल मर्क्यूरी नाइट्रेट जो होते हैं, ये एंटीमाइक्रोबियल एजेंट के एग्जाम्पल्स हैं। व्हाट इज़ कैरामलाइजेशन? जब कभी हम डेक्सट्रोज मोनोहाइड्रेस IV इन्फ्यूजन बना रहे होते हैं, इन दैट केस में उसका प्योर फॉर्म नहीं इस्तेमाल करने की वजह से उसमें कैरामलाइजेशन होता है। कैरामलाइजेशन मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ शुगर का ऑक्सीडेशन हो जाता है एंड रिजल्टिंग ब्राउनिश कलर। दिस प्रोसेस इज नोन एज कैरामलाइजेशन विच इज़ नॉट गुड फॉर आवर फॉर्मुलेशन। Isotonicity, when two solution having some same osmotic pressure across the semi-permeable membrane is known as isotonicity. हमारे ब्लड के साथ में जो भी फॉर्मुलेशंस हम दिए जा रहे हैं वो हमारे ब्लड के साथ में आइसोटोनिक होना चाहिए, मतलब उनका pH और उनका जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो सब मैच करने चाहिए। टोनिसिटी एडजस्टर के साथ में भी हम ये यूज़ कर सकते हैं। What is normal saline solution? Normal saline solution, it is a 0.9% weight by weight sodium chloride in water for injections. ठीक है। Now 0.9% weight by volume sodium chloride solution is isotonic with blood. State whether 0.5% solution is hypotonic or hypertonic. तो ये जो सोल्यूशन रहेगा वो देखा जाए तो हाइपोटोनिक रहेगा, और जब कभी भी हमारा सोल्यूशन हमारे ब्लड के साथ में आइसोटोनिक नहीं रहता है, अगर वो हाइपोटोनिक है तो हमारे RBCs का जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और वो आखिरी में एक्सप्लोड हो जाएंगे। सिमिलर इज द केस व्हेन अवर हाइपोटोनिक, हमारा सोल्यूशन अगर हाइपोटोनिक रहेगा मतलब कि ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन का रहेगा, तो इन दैट केस हमारे RBCs जो है वो श्रिंक हो जाएंगे। इन दोनों केसेस में हमारे RBCs का नुकसान हो सकता है। इसी वजह से टोनिसिटी को मेंटेन करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राइट द कंपोजिशन ऑफ रिंगर सोल्यूशन। रिंगर सोल्यूशन का कंपोजिशन क्या है? उसमें सोडियम क्लोराइड रहता है, पोटेशियम क्लोराइड रहता है, कैल्शियम क्लोराइड रहता है, सोडियम बाइकार्बोनेट रहता है। इसके क्वांटिटीज़ भी कभी कभी लिखने के लिए आती है। नेक्स्ट, राइट द सिनोनिम फॉर सोडियम क्लोराइड इंट्रावेनस इन्फ्यूजन। इसको रिंगर सोल्यूशन इंट्रावेनस IV सोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। सोडियम क्लोराइड इंट्रावेनस सोल्यूशन रिंगर सोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, गिव द फार्मूला फॉर सोडियम क्लोराइड IV इन्फ्यूजन। सोडियम क्लोराइड की क्वांटिटी का मैंने अभी आपको बताया है, 0.86 ग्राम उसमें सोडियम क्लोराइड रहेगा, 0.03 ग्राम उसमें पोटेशियम क्लोराइड रहेगा, 0.03 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड रहेगा, और वॉल्यूम मेकअप किया जाएगा वाटर फॉर इंजेक्शन के साथ में। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हार्टबर्न सोल्यूशन? हार्टबर्न सोल्यूशन ये हमारे सोडियम लैक्टेट के जैसा ही एक IV इन्फ्यूजन है। इसका ये सिनोनिम है, ठीक है। और इसके सोडियम लैक्टेट जो है ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस को ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है। वाई सोडियम हाइड्रोक्साइड शुड बी वेट फास्ट एज पॉसिबल ड्यूरिंग प्रिपरेशन। सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब कभी भी हम यूज़ करते हैं तो जैसे ही उसको वेक किया है तो उसको यूज़ कर लेना चाहिए, क्योंकि वो डेलिसिकेंट होता है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है, और ऑटोक्लेविंग के दौरान वो जो है वो वाटर लीव कर सकता है। इस वजह से लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर लीव करने की वजह से उसकी जो क्वान्टिटी है वो और क्वालिटी जो है वो दोनों ख़राब हो जाती है। एडवांटेज ऑफ सोडियम लैक्टेट ओवर सोडियम बाइकार्बोनेट इन्फ्यूजन। सोडियम लैक्टेट और सोडियम बाइकार्बोनेट दोनों भी जो IV इन्फ्यूजन्स है वो मैनेजमेंट ऑफ एसिडोसिस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। एसिडोसिस के केस में
इंक्रीज वाले एसिडिटी को कम करने के लिए सिस्टमिक अल्कलाइज़र का इस्तेमाल किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट के बनाते वक्त मैकेनिकल स्टरलाइजेशन प्रॉपर नहीं होने की वजह से कुछ प्रॉब्लम अराइज हो सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का लिबरेशन हो सकता है, इसी वजह से सोडियम लैक्टेट को यूज़ किया जाता है। ये जो उसका डिसएडवांटेज है सोडियम लैक्टेट में ओवरकम किया गया है। How many different strength of sodium and dextrose does IP recommended? Mention any two. तो 2.5 dextrose and 4.5 sodium chloride IV infusion, 5% dextrose and 0.9% sodium chloride IV infusion ये आइडियल डोजेस माने गए हैं डेक्सट्रोज और सोडियम क्लोराइड के लिए। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशर? इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशर का मतलब होता है, इलेक्ट्रोलाइट मतलब आपको सबको पता है सोडियम, क्लोराइड, पोटेशियम, जितने भी आयन्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। असेंशियल फंक्शंस मसल कॉन्ट्रैक्शन और ब्रेन को भी प्रॉपरली वर्किंग करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट आयन्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इसीलिए इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशर का मतलब होता है ऐसा एजेंट जो इन इलेक्ट्रोलाइट्स की डेफिशिएंसी को वापस से फुलफ़िल कर सके, रिप्लेनिश कर सके, बॉडी को वापस से अच्छे से और फंक्शन करने में मदद कर सके। व्हाट आर प्रोटोनिक सॉल्यूशन? प्रोटोनिक मीन्स ऐसे सॉल्यूशंस जिसमें बोथ हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक दोनों सॉल्यूशंस का इन्वॉल्वमेंट होता है। लीकस टेस्ट जो होती है ये पैरेंटल में एम्प्यूल्स जो रहते हैं, इंजेक्शंस के जो एम्प्यूल्स रहते हैं उसकी टेस्टिंग करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इस केस में जो एम्प्यूल्स रहते हैं तैयार एम्प्यूल्स, फील्ड एम्प्यूल्स को नेगेटिव प्रेशर के अंदर में डाई सोल्यूशन 1% मिथिलीन ब्लू के सोल्यूशन में डिप किया जाता है और अगर कोई भी एम्प्यूल्स लीक होगा तो उसमें वो कलर सोल्यूशन एंटर हो जाता है और उस वजह से वहाँ पर कलर सोल्यूशन दिखाई दे जाता है। ये हम एम्प्यूल्स की सीलिंग को चेक करने का यूज़ कर सकते हैं। इसी टेस्ट को लीकस टेस्ट भी कहा जाता है। Write the two examples of preparation of sterilization by mechanical method of sterilization. Mechanical method of sterilization से हम सोडियम बाइकार्बोनेट IV इन्फ्यूजन और इंसुलिन के इंजेक्शन ही बनाए जाते हैं। इसका रीज़न आपको मैं बता दूँ, सोडियम बाइकार्बोनेट IV इन्फ्यूजन को मैकेनिकल स्टरलाइजेशन और इंसुलिन से करने का रीज़न ये है कि इसको फिल्ट्रेशन करने जब भी हम इसको हीट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट होती है और हमारा जो सोल्यूशन है वो पूरा एफरवेसेंस शो कर देता है और टर्बिट हो जाता है, विच इज़ नॉट गुड फॉर आवर यूज़ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। दैट्स वाई हमको इसको मैकेनिकल स्टरलाइजेशन से करना पड़ता है। सिमिलर इज़ द केस विद द इंसुलिन जो कि एक प्रोटीन फॉर्मुलेशन है, अगर इसको हम ऑटोक्लेविंग करेंगे या हॉट एयर ओवन करेंगे तो ये डिजनरेट हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, स्पॉइल हो जाएगा। इसी वजह से इसको भी हम मैकेनिकल स्टरलाइजेशन और जैसे कि फिल्ट्रेशन स्टरलाइजेशन के ज़रिए हम इसको क्लियरिफाई या स्टरलाइज करते हैं। राइट द फुल फॉर्म ऑफ TPN, टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन, ये उसका फुल फॉर्म है। इजी क्वेश्चन है। व्हाट इज़ मीन बाय पैरोजेंस? पैरोजेंस जो रहते हैं ये मेनली हमको इवैल्यूएशन ऑफ पैरेंटल्स के अंडर में देखना पड़ता है। जितने भी हमारे पैरेंटल फॉर्मुलेशंस रहते हैं इसमें पैरोजेंस का इन्वॉल्वमेंट पाया जाता है। पैरोजन मतलब क्या है? जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो एज इट इज़ प्रेजेंट रहने के साथ साथ, फॉर्मुलेशन में प्रेजेंट रहने के साथ साथ वहाँ पर अपने मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स भी सीक्रेट करते रहते हैं जो कि टॉक्सिक्स रहते हैं। इसी वजह से पैरोजन को एंडोटॉक्सिन्स भी कहा जाता है और ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं पैरोजेनिक सब्सटेंस जो कि नुकसान रहते हैं। लिपिड और प्रोटीन नेचर रहता है इस पैरोजन का, जिसकी मॉनिटरिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पैरोजन को टेस्ट करने के लिए लाल टेस्ट भी रहती है। लाल टेस्ट जो है इसका फुल फॉर्म अक्सर पूछा जाता है। लिमुलस एम्बियोसाइट लाइजेट टेस्ट रहती है। लिमुलस एम्बियोसाइट लाइजेट टेस्ट में हॉर्सशू क्रैब का ब्लड लिया जाता है और पैरोजन का सैंपल उसके साथ में इंड्यूस किया जाता है और ये जो टर्बिडिटी के जैसा शो करता है अगर उसमें पैरोजन रहेगा तो एक तो हम लोगों ने पैरोजन की टेस्ट लाल टेस्ट के ज़रिए देख ली और एक शैम टेस्ट होती है जिसमें रैबिट्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये दोनों टेस्ट जो है इवैल्यूएशन ऑफ पैरेंटल्स में अंडर पैरोजन की टेस्टिंग के अंदर में यूज़ की जाती है। तो ये जो हम लोगों ने आज वीडियो देखा है ये पार्ट 1 ही है जिसमें हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए प्रैक्टिकल और वाइवा के पर्पस से। अगले पार्ट 2 में भी हम और 22 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।